आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के किस तरह से हम नाम लिखते हैं, मतलब नोमेनक्लेचर, ये वाले दो टॉपिक हमने देखने हैं। और सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। अब एरोमेटिक का जो लफ्ज़ है वो एक ग्रीक वर्ड था अरोमा, जिससे उन्होंने ड्राइव किया था, जिसका मतलब था फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट इसलिए था क्योंकि उन कंपाउंड्स की टिपिकल स्मेल थी, फ्रेगनेंस थी, और ग्रीक में उसे अरोमा के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कंपाउंड का नाम एरोमेटिक रख दिया जिनकी टिपिकल स्मेल थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कवर किया। सबसे पहला उन्होंने जब एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर किया उस वक़्त की ये बात है, क्योंकि उस कंपाउंड की टिपिकल स्मेल थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी ज़ुबान के लिहाज से इसका नाम रख दिया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड है जिनकी स्मेल होती है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसके लिहाज से हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हक्कर रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बेशक उसमें से स्मेल आए, बेशक उसकी फ्रेगरेंस हो या ना हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि बाद में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे डिस्कवर हुए जिनकी फ्रेगरेंस नहीं थी, लेकिन वो कंपाउंड एरोमेटिक हमारे पास कंपाउंड थे। लेकिन क्योंकि शुरू में उन्होंने ये नाम रख दिया, तो इसलिए उसी वजह से नाम आज तक हमारे पास यही आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। लेकिन बाद में डेफिनेशन को उन्होंने मॉडिफाई कर लिया था। अब अगर इस आप लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन की रेशियो होती है कार्बन के लिहाज से, मास के लिहाज से, तो वो सिर्फ और सिर्फ 7.74% बनती है। जैसे हमारे पास बेंजीन है C6H6। अगर आप लोग वहाँ पे बाई मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन की, तो वो हमारे पास 7.74% आती है, जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिहाज से सबसे कम होती है। अगर आप अल्केन की बात करते हैं, आप अल्कीन की बात करते हैं और अल्काइन की बात करते हैं, उस लिहाज से ये वाली परसेंटेज सबसे कम होती है, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते हैं, जिस वजह से इनका नाम रखा गया था। और बहुत सारा, जिस तरह से पहले बता चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बाद में डिस्कवर हुए जिनकी कोई भी स्मेल नहीं थी, मतलब ऑर्डरलेस थे, लेकिन वो कंपाउंड एरोमेटिक थे। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कंपाउंड जिनकी फ्रेगनेंट थी, स्मेल थी, लेकिन वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक नहीं थे। जिस तरह उसमें हमारे पास एस्टर आता है, एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, लेकिन वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। अभी हमने बात की है कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हक्कर रूल्स को फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन में हमारे पास आते हैं। क्योंकि एक दफ़ा एमकैट के पेपर में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, लेकिन बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उस लिहाज से हम लोगों ने ऐड कर लिए। उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, मतलब कौन सा कंपाउंड जो होगा वो हक्कर रूल को फॉलो करेगा। सबसे पहले उस कंपाउंड का साइक्लिक होना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे उसका प्लेनर होना ज़रूरी होता है। प्लेनर तब होगा जब वो कंपाउंड के तमाम जो एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। उसके बाद लिखा है इसी चीज़ को दोबारा, ठीक है, कि ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। इस तरह से बात कर लें जहाँ हम लोग प्लेनर कर लें, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है कि अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के sp2 हो तो उसकी शेप वहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मतलब वो कंपाउंड हमारे पास प्लेनर होता है। उसके बाद वहाँ पे कॉन्जुगेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो कोई भी कंपाउंड, बेशक वो साइक्लिक है, प्लेनर है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक नहीं होता। कॉन्जुगेशन हम लोग सिंपल टर्म में ले लें कि अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, की एक डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल। इस तरह से जब तरतीब चलती है तो उन्हें हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन की। ये कॉन्जुगेशन की टाइप्स में से एक टाइप है। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज हो, डबल बॉन्ड के साथ नेबर में माइनस चार्ज हो, तो वो भी आपस में कॉन्जुगेशन में होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6 आता है। अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो वहाँ पे आंसर हमारे पास 10 आता है। इस तरह से n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। मतलब नीचे हमने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए हुए हैं कि अगर उसके पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करें तो वो कितने होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, या 6,
10, 14 इस तरह से कोई ना कोई इन नंबरों में से वो नंबर आना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड ये तमाम शर्तें पूरी करता है तो वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होता है, और इस रूल का हम नाम दे रहे होते हैं हक्कर रूल का, कि वो सिस्टम साइक्लिक हो, वो सिस्टम प्लेनर हो, तमाम कार्बन उसके sp2 हो, बेशक कार्बन के अलावा और भी एटम हो, ऑक्सीजन भी एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, नाइट्रोजन भी आता है, सल्फर भी आता है, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, sp2 होने चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए वहाँ पे, और उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस फार्मूले के तहत कोई ना कोई वहाँ पे होना चाहिए, 2 हो, 6, 10, 14 इस तरह से नेक्स्ट आगे पुट करते जाएंगे और नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे, फिर वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। Benzene was recognized as the simplest and the parent member of this class of the compound, क्योंकि पहले उन्होंने बेंजीन डिस्कवर किए हैं। जब बेंजीन डिस्कवर किया फ्राडे ने 1825 में, तो इसी बेस पे जितने बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक जो थे डिस्कवर होते गए, उन्होंने कहा कि बेंजीन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। मतलब अगर आप लोग उस कंपाउंड को सिंपल करते जाते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे पास बेंजीन ही बचता है। Aromatic compounds they include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene, कि वो उनका किसी ना किसी तरह से बेंजीन के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। ये उस वक्त की बातें हैं जब उन्होंने पहले एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर किए, तो उस वक्त उनका ख्याल था। लेकिन आजकल हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन में है कि उसका वहाँ पे हक्कर रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, बेंजीन के साथ उसका कोई ताल्लुक हो या ना हो, वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक हो सकता है। स्ट्रक्चरली बेशक इसके साथ वो मैच करे या ना करे, लेकिन वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब इस तरह से बेंजीन है, दूसरे नंबर पे नेफ्थलीन है, उसमें 2 बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास टॉलिन आता है बेंजीन रिंग, और लेकिन उसके ऊपर साथ CH3 मिथाइल लगा दी तो वो हमारे पास टॉलिन है। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। बाइफिनाइल्स है, एक बॉन्ड के जरिए सेपरेट है, आइसोलेटेड कंपाउंड में हमारे पास आता है, तो ये भी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इन तमाम का बेंजीन के साथ रिलेशन है कि तमाम में बेंजीन रिंग लाजमी है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इन्हीं स्ट्रक्चरल फीचर की वजह से हम लोग इन्हें 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कि अगर वहाँ पे उनके अंदर एक एरोमेटिक रिंग होगी, मतलब एक बेंजीन रिंग होगी, तो उसे हम नाम देते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर उनमें एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है या इस तरह से है, तो उन्हें हम नाम देते होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, पहले हमने हक्कर रूल्स में देखा है कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अब हम हमारे पास जो बेंजीन होता है उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, जिस वजह से हम लोग कहते हैं इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और प्लेनर होता है। और उससे पहले वर्ड लिखा हो रेगुलर, प्लेनर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। रेगुलर का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, उसके बॉन्ड एंगल्स वगैरह और बॉन्ड लेंथ वगैरह सारी की सारी आपस में इक्वल हों, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते होते हैं कि रेगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी वहाँ पे चेंजिंग आ जाती है तो उन्हें हम लोग कहते होते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, कि अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो उसके हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो, उन्हें हम नाम देते होते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का। उसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, टॉलिन है, फिनोल है, एनिलीन है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दें तो वो हमारे पास एनिलीन बन जाता है। अगर उस ऊपर एसिड ग्रुप लगा दें तो वो हमारे पास बेंजोइक एसिड है। ऊपर एल्डिहाइड लगा दें तो हमारे पास वो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से SO3H अगर लगा देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड बन जाता है। ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसे हम लोग नाम देते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हों, उन्हें हम लोग नाम देते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मैनी। मोनो का मतलब होता है 1, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था। मोनोसाइक्लिक मतलब वहाँ पे सिर्फ एक साइक्लिक रिंग होगी। पॉलीसाइक्लिक मतलब मैनी रिंग्स होंगी अदर देन 1, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसका हम लोग नेक्स्ट आगे 2 तरह की क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है अगर बेंजीन की रिंग एक दूसरे से अलग-अलग लगी हों, मतलब आपस में वो जुड़ी ना हों, किसी बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हों, आपस में कंडेंस ना हो, ठीक है? उसे हम नाम देते होते हैं आइसोलेटेड
कंपाउंड्स का। उसमें हमारे पास बाइफिनाइल आता है, डाइफिनाइल, मीथेन आता है। जिस तरह पहले हमारे पास है बाइफिनाइल। अब दोनों बेंजीन रिंग जो है एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस नहीं है साइड बाय साइड। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं आइसोलेटेड होते हैं। डाइफिनाइल मीथेन में दरमियान में CH2 आता है, उसके साथ अगर नेक्स्ट आगे दो बेंजीन जो होती हैं वो अटैच होती हैं। इन्हें हम नाम देते होते हैं आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का। लेकिन अगर ये दोनों आपस में अटैच हों तो फिर उन्हें हम लोग कहते थे कंडेंस। जब आपस में फ्यूज रिंग होती हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है नेफ्थलीन की। जिस तरह पहले हमारे पास नेफ्थलीन है, दो बेंजीन है आपस में साइड बाय साइड, बिल्कुल जिस तरह हम हाथ जोड़ते हैं इस तरह से नेफ्थलीन दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। फिर एंथ्रासीन है, उसके बाद एंथ्रासीन है, उसमें तीन बेंजीन रिंग होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इन्हें हम नाम देते होते हैं कंडेंस। जब फ्यूज रिंग सिस्टम का नाम हम लोग इन्हें देते हैं। और जब आप लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बेंजीन के ऊपर अगर आपने एक ग्रुप ऊपर लगा दिए तो हम लोग उसका नाम जो ग्रुप का होगा वो बेंजीन से पहले लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले बेंजीन के ऊपर हमने मिथाइल लगा दिए, जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल बेंजीन के। सबसे पहले आप उस ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बेंजीन। दूसरी में रिंग में हमारे पास है इथाइल लगा दिए तो हम लोग लिखेंगे इथाइल बेंजीन। तीसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास ऊपर क्लोरीन है तो हम लोग लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। और लास्ट में हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। मतलब सबसे पहला जो रूल हमारे पास वही है कि जब भी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम लिखना है, सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बेंजीन का नाम लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रूल है कि बहुत सारे मोनोसैचुरेटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स होने हैं जिन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने अभी मिथाइल बेंजीन पढ़ा तो उसका हमारे पास स्पेशल नेम होता है टॉलिन का। उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन है कि अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ओ एच ग्रुप लगा हो तो उससे हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम देते हैं, लेकिन उसका स्पेशल नेम होता है फिनोल। इसी तरह से हमारे पास एनिलीन आता है, बेंजोइक एसिड आता है और हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है। या अगर उसके ऊपर एक ग्रुप लगा होता है तो बाज़ दफ़ा उन्हें हम लोग स्पेशल नेम भी देते होते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है टॉलिन है, फिनोल है, इस तरह से। और हमारे अगर आप लोग बात करते हैं बेंजीन की तो तमाम की तमाम उसकी जो 6 पोजीशंस होती हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। मतलब जिस जगह पे जिस कार्बन पे आप लोग ग्रुप लगाते हैं तो वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। अगर आप लोग पहली पोजीशन पे लगा देते हैं, टॉप पे लगा देते हैं तो वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी वजह से लिखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होती है वो कंपाउंड देती है। हालांकि उसकी पोजीशंस कार्बन कितने 6 हैं। अगर हर कार्बन पे आप लगाते जाएंगे आम तरह जिस तरह से कहते हैं तो उसके 6 कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन जिस जगह पे जाकर वो ग्रुप लगता है वहाँ से वो नंबरिंग स्टार्ट होती है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो होता है एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है। इससे पहले एग्जांपल है हमारे पास हम लोगों ने टॉप पे मिथाइल लगा दी तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास है मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे हम मिथाइल लगा देंगे तो इसकी नंबरिंग अब नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट होगी। ये भी हमारे पास मिथाइल बेंजीन ही है। अगर इसे नेक्स्ट पे मिथाइल ले जाएंगे तो फिर उसकी नंबरिंग 1 वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी तरह से हम लोग उसे नेक्स्ट लेते जाएंगे तो फिर भी उसकी नंबरिंग उसी जगह से स्टार्ट होगी। मतलब तमाम की तमाम ये हमारे पास 1 मिथाइल बेंजीन ही है। मतलब मिथाइल बेंजीन का मतलब है कि मिथाइल हमेशा किस जगह पे लगा होता है, फर्स्ट पोजीशन पे है। अभी पीछे हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं, मिथाइल बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन था, मिथाइल बेंजीन था, कभी उससे पहले नंबरिंग नहीं लिखी होती। वो हमें अंडरस्टूड होता है कि जिस जगह पे वो लगेंगे वो हमारे पास हमेशा हमेशा पहली पोजीशन होगी। तो इसलिए जब भी एक ग्रुप ऊपर लगा होता है हम लोग उसके नाम के साथ कभी किसी जगह पे नंबरिंग नहीं करते। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर उन्होंने डेफिनेशन थी फिनाइल की। अगर अब बेंजीन का कंपाउंड हमारे पास C6H6 है कि हर कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन होता है, 6 कार्बन साथ 6 हाइड्रोजन। अगर आप लोग वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं फिनाइल ग्रुप का। जिस तरह CH4 हमारे पास मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकाल लें तो हमारे पास बच जाता है CH3 जिसे हम नाम देते हैं मिथाइल का। इसी तरह से हमारे पास बेंजीन में से अगर आप लोग एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं फिनाइल ग्रुप का। अब जिस तरह हमारे पास ये है कि हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन था, हमने एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे अगर कोई और ग्रुप लगा देंगे तो इतना ही पार्ट हमारे पास अभी है, इसे हम नाम देते हैं फिनाइल का।
अब इसी के साथ इसका मिलता-जुलता दूसरा होता है जिसे हम ना अराइल ग्रुप को कहते हैं। अगर बेंज़ीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो इस तरह से, फिर आप लोग वहाँ से उसका एक हाइड्रोजन निकालें, ठीक है? तो वो हमारे पास ग्रुप जो होते हैं अराइल ग्रुप। अब थर्ड रूल हमारे पास है कि बेंज़ीन के अगर आप लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की बात करते हैं कि बेंज़ीन के ऊपर अगर आप 2 ग्रुप लगाएँगे तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके 3 प्रोडक्ट आते हैं। 3 उसके आइसोमर होते हैं। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, दूसरे को हम लोग मेटा और उसके बाद तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं पैरा। जो ऑर्थो होता है उसे हम लोग 1-2 भी कहते हैं। 1-2 का मतलब है कि एक कंपाउंड 1 पे लगा होगा, दूसरा ग्रुप 2 पे लगा होगा। जिस तरह पहली एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, पहला मिथाइल 1 पोज़ीशन पे है, दूसरा मिथाइल 2 पोज़ीशन पे है। इसे हम कहेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंज़ीन या फिर हम लोग ऑर्थोज़ाइलीन। अगर बेंज़ीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो उसका हमारे पास कॉमन नेम होता है ज़ाइलीन। अब क्योंकि ये 2 पोज़ीशन पे है, जब 2 पोज़ीशन होती है उसे हम लोग ऑर्थो का नाम भी देते हैं। इस वजह से इसका नाम ऑर्थोज़ाइलीन भी होता है, ब्रैकेट में लिखा ओ, इस ओ का मतलब होता है ऑर्थोज़ाइलीन। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन कि अगर एक कंपाउंड 1 पे लगा हो दूसरा हमारे पास थर्ड पे लगा हो तो उसे हम नाम देते हैं 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास मेटाजाइलिन, ब्रैकेट में लिखा हुआ एम, एम का मतलब है मेटा। अगर वहाँ पे किसी जगह पे इस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ 1,3 या सिर्फ मेटाजाइलिन लिखा हुआ, मेटा का मतलब उसकी पोजीशन कौन सी होती है 1,3 होती है कि एक ग्रुप 1 पे लगा हो दूसरा थर्ड पे लगा हो तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोगों ने दूसरा मिथाइल 4 पे ले गए तो वो हमारे पास आ गया 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, यहाँ पे जिसे हम लोग पैराजाइलिन का नाम भी देते हैं। अब हमारे पास है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास ग्रुप लगा हो ऊपर जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, उसके साथ वाली जो पोजीशंस होंगी दोनों साइडों पे इसके नेबर वाली पोजीशंस होंगी उन्हें हम नाम देते हैं ऑर्थो पोजीशन का। उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन दोनों साइडों से हमारे पास मेटा आती है और उसके लास्ट बिल्कुल उसके अपोजिट जो होती है नीचे वाले कॉर्नर पे उसे हम नाम देते हैं पैरा का। मतलब कि एक कंपाउंड में 2 ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, 2 मेटा होती हैं और 1 पैरा पोजीशंस होती हैं। जब हम लोगों ने इस चैप्टर के लास्ट पे इनकी हम लोगों ने रिएक्टिविटी देखनी है, ओरिएंटेशन देखनी है, तो वहाँ पे इस लिहाज से उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट की होती है कि पैरा हमारे पास 20% रिएक्शन देता है, मेटा 40% होता है और 2 पे 40% रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। वो इन पोजीशंस की परसेंटेज के लिहाज से वो कैलकुलेट उन्होंने किया होता है। यहाँ तो आप लोग बात कर लें इस तरह से और 2 मेटा पैरा की, या फिर हम लोग इस तरह से जिस कम जगह पे ग्रुप लगा होगा, अभी हमने पहले बात की थी कि जिस जगह पे मिथाइल लगेगा वहाँ से नंबर 1 स्टार्ट होगा, जिस जगह पे एक्स लगा होगा वहाँ से नंबर 1 स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। अब 4 से आगे 5 नहीं जाएगा, 5 से आगे 6 नहीं जाएगा, बल्कि नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट होगी। अगर हमारे पास ग्रुप आप लगाते हैं थर्ड पोजीशन पे, 4 पे लगाते हैं, नंबरिंग जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, यहाँ 4 से दोनों साइड से 4 ही होगा। लेकिन अगर उससे आप नेक्स्ट पे ग्रुप लगाते हैं तो हम लोग उसे 5 नहीं कह सकते, देन नंबरिंग दूसरी साइड से स्टार्ट होगी। क्योंकि जब भी नोमेनक्लेचर में हमारे पास ये रूल है कि अगर आप लोगों ने 2 ब्रांचेस के नेम लिखने हैं और उनकी नंबरिंग करनी है तो हमारे पास वहाँ पे जो पॉसिबल शॉर्टेज नंबरिंग होती है तो हम लोग वो वाला करते हैं कि उसको जो कम से कम छोटा नंबर आता है नंबरिंग में तो वो वाला हम लोग देते होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 और 2-2 वाली जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास ऑर्थो है। इसी वजह से हमने देखा था कि ऑर्थो भी उसे कहते हैं जहाँ फिर उसे हम लोग नाम देते होते हैं 1-2 पोजीशंस का। और जो थर्ड वाली पोजीशंस है वो हमारे पास मेटा वाली हैं, इसलिए हमने मेटा को कहा था 1-3 कहा था, और पैरा वाली हमारे पास 4 पोजीशंस हैं इसलिए हमने उन्हें कहा था 1-4 कहा था। और चौथे नंबर पे हमारे पास जो रूल है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं देन उनकी हमने नंबरिंग करनी है। ये हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट आती है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आएगा उसका नंबर हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका नंबर हम लोग जो नेक्स्ट जो भी आएगा दूसरा तीसरा या चौथा आएगा तो वो हम लोग लिखेंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास एसिड सबसे पहले आता है, उसके बाद साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, अमाइन है, और इस तरह से हमारे पास ईथर और अल्काइल ग्रुप इस तरह से आते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास ये है कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अब देखिए प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप पहले आते हैं, अमाइन बाद में आता है, इसलिए एल्डिहाइड की नंबरिंग 1 करेंगे।
उसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग नीचे को नहीं लेके आनी, हमने नंबरिंग ब्रांच की तरफ, जिधर से ब्रांच का छोटा से छोटा नंबर बनता है हम लोगों ने वहाँ लेके जाना है। अमाइन का हमारे पास दूसरा नंबर बनता है। अगर आप दूसरी साइड से नीचे से नंबरिंग करते हैं आप क्लॉकवाइज, तो वो ब्रांच का हमारे पास वहाँ पे नंबर 6 बनना था। और अगर आप लोग दूसरी साइड से जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज से, फिर हमारे पास नंबर बन रहे हैं 2। तो इसलिए हम लोगों ने जो छोटे से छोटा उसका नंबर बनता है वो हम लोगों ने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी होती है। और जो प्रायोरिटी में पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, वो हम वहाँ से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने नाम लिखा है 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, उसमें हमारे पास प्रायोरिटी में एसिड पहले आता है, इसलिए हमने एसिड से नंबरिंग कर दी है। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास लगा हाइड्रोक्सी, इसलिए वैसे हम नाम लिखा है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और रूल नंबर 5 हमारे पास है कि अगर दो ग्रुप इस तरह से लगे हों कि उनका प्रायोरिटी लिस्ट में किसी का जिक्र ना हो, तो फिर हम लोग उन दोनों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से नाम लिखते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका हम लोग वहाँ पे पहले नाम लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। और पोजीशन हम लोग जो बाद वाले की पोजीशन हमारे पास हमेशा फर्स्ट होती है। अब जिस तरह पहले एग्जांपल हमारे पास है, इसके ऊपर आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन सी से अब पहले आएगा, आयोडीन आई से अब बाद में आएगा, तो हमारे पास है क्लोरो आयोडोबेंजीन। जो पहले नाम लिखा है सिर्फ हम उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। अगर क्लोरीन थर्ड पे लगा है तो डेफिनेटली हमारे पास जो आयोडीन है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर में, द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी पोजीशन 1। जो लास्ट पे आएगा अल्फाबेटिकली उसका नंबर 1 आएगा। इस तरह से हमारे पास दूसरे नंबर पे है ब्रोमीन, बी से स्टार्ट होता है, नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ब्रोमीन की 2 पोजीशन है और नाइट्रो की हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है। और हमारे पास रूल नंबर 6 हमारे पास लास्ट रूल है कि बाज़ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि अगर आप में उनमें से देखते हैं कुछ के स्पेसिफिक नेम आते हैं, तो उस स्पेशल नेम को हम लोग उसका पेरेंट नेम बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है 4 अमाइनो फिनोल की, अगर ऊपर बेंजीन रिंग के OH लगा तो उसे हम फिनोल कहते हैं। तो हम लोगों ने नंबरिंग उस लिहाज से की है। और हमारे पास अमाइंस आ गया, तो अमाइंस का हम लोगों ने लिखा ना 4 अमाइनो, और जो पेरेंट नेम हमारे पास क्या है, फिनोल है। अगर हमारे पास इस तरह से हो कि स्पेशल नेम उसका बने, तो स्पेशल नेम को हम लोग उसका पेरेंट नेम बनाते हैं। और जब भी नोमेनक्लेचर में आप लोग लिखते हैं तो पेरेंट नेम हमारे पास हमेशा बाद में आता है, बेशक अल्कीन हो, अल्कीन, अल्काइन, या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, उसका जो पेरेंट नेम होता है वो हमेशा लास्ट पे लिखा जाता है। सेकंड एग्जांपल में हमने लिखा है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, उसके बाद हमारे पास है 2 आइडोटोलिन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा तो उसे हम लोग नाम देते हैं टोलिन का, तो हमारे पास आ गया 2 आइडोटोलिन।